गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर में सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में पिछली क्लास में रूटेसी कुल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं लेग्यूमिनोसी के बारे में। तो जो लेग्यूमिनोसी कुल है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इसे हम फैबेसी भी कहते हैं, फैबेसी, या हम इसे कह सकते हैं लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फल होता है वो कैसा होता है, स्फुटनशील फल होता है, सिम्बी पादप होता है। जो लेग्यूम है वो पाया जाता है, लेग्यूम फ्रूट होता है इसमें। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सिम्बी फल। इसीलिए यानी इसमें दो सिवनियाँ पाई जाती हैं। मटर जो होती है, मैंने आपको बताया था जब बीजांड विन्यास आपको मैं बता रहा था मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बारे में, तो वहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल दोनों सूचर यानी प्रतिपृष्ठ सिवनी और पृष्ठ सिवनी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से जो फल है वो स्फुटनशील फल दोनों सिवनियों से स्फुटनशील होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लेग्यूम फैमिली भी कहते हैं। सिम्बी पादपों का ये कुल माना जाता है। अब लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी क्या है, फैमिली है। थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है, तीसरा सबसे बड़ा कुल है और इसके सदस्य आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, दालें तो अधिकतर इसमें आती है, लेग्यूमिनोसी में ही आती हैं। तो फैबेसी और लेग्यूमिनोसी के बारे में हम इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब है वर्गीकृत स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंथम हुकर। बेंथम हुकर इसलिए बताते हैं हम, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर वैसे एंगुलर प्रेडेटर बेंथम हुकर दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो हर्बेरियम है हमारे हिंदुस्तान में, तो वो कौन सी प्रणाली से काम लिए जाते हैं, हर्बेरियम सीड्स वहाँ पर जब व्यवस्थित तरीके से लगाई जाती है। पिछली जब क्लास शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी हर्बेरियम में, आपको बता रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि जो बेंथम हुकर प्रणाली है वो हमारे हिंदुस्तान में काम ली जाती है। तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आप अच्छी तरह से याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो डिवीज़न सबसे पहले हम देखेंगे, डिवीज़न क्या है इसका? डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इसलिए एंजियोस्पर्म। अब क्लास की बात की जाए तो क्लास इसकी क्या है, डाइकोटिलीडनी। ठीक है, डाइकोटिलीड क्लास इसकी क्या है, डाइकोट है, तो डाइकोटिलीडनी हो गई। अब उपक्लास यानी उपवर्ग जो है वो हो जाता है इसका पोलीपेटली। अब पोलीपेटली क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसके सदस्यों में पुष्पों के अंदर दल सब अलग अलग होते हैं, परस्पर जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी पृथक दलीय अवस्था पाई जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पोलीपेटली। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर इसका आ जाता है रोजेलीज। ऑर्डर क्या है इसका? रोजेलीज। ये इसका ऑर्डर है, रोजेलीज से ही इसको व्युत्पत्ति माना गया है, या हम ये कह सकते हैं लेग्यूमिनोसी का विकास रोजेलीज जैसे ऑर्डर से ही हुआ है। रोजेलीज है, मैग्नेलीजिए है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ऑर्डर के बाद आता है इसमें कुल। कुल हो गया इसका, जो फैमिली है वो क्या हो गई है, लेग्यूमिनोसी। और उसके बाद आती है सब फैमिली। ठीक है, तो सब फैमिली में तीन प्रकार हैं सब फैमिली के। ठीक है, तीन प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें पहली है माइमोसोइडी, फिर सिसलपिनोइडी और उसके बाद आती है पैप्लियोनेसी। पहली है माइमोसोइडी, दूसरी है सिसलपिनोइडी और तीसरी है पैपिलियोनेसी।
लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इस तरह से 3 उपकुल इसके हम पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे इसके सामान्य लक्षण क्या हैं लेग्यूमिनोसी के, उसके बाद हम तीनों उपकुलों को एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनका एक एक मेंबर लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप क्लासिफिकेशन यही याद कर लेना, आसान है। डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्लास क्या है डाइकोटिलीडनी, उसके बाद सब क्लास है पोलीपेटली, ऑर्डर है रोजेलीज, फैमिली है लेग्यूमिनोसी और उपकुल क्या है तीनों है माइमोसोइडी, सिसलपिनोइडी और पेप्लियोनेसी। आगे है इसमें इसके वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको याद रखना है। इसके अंदर कुल 690 वंश हैं। कितने वंश हैं? 690 वंश हैं। कुल कितने हैं? 690 वंश व लगभग 17,600 स्पीसीज हैं। इस कुल में कुल कितने वंश हैं? 690 और जातियां कितनी हैं? 17,600। इसीलिए इसको तीसरा बड़ा कुल हम बता सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर? अब देखिए, जो सामान्यतया इसको हम किस नाम से जानते हैं? सामान्यतया इसको हम जानते हैं मटर कुल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इसे मटर कुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे मटर कुल पेप्लियोनेसी भी है क्योंकि पेप्लियोनेसी भी आता है उपकुल में, लेकिन जो प्रधान है कुल वो क्या है? लेग्यूमिनोसी है, इसलिए इसको मटर कुल के नाम से भी जाना जाता है। अब भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो विश्व के अधिकतम विस्तृत कुलों में से एक माना जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो इसका फैलाव है, यानी कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये लगभग पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ये माना गया है कि इसका जो विकास है वो हुआ है मैग्नोलिएज, डिगिनियेलिज और इससे फिर आगे रोजेलीज। इस तरह से इसका विकास हुआ है। ठीक है, यानी मैग्नोलिएजी जो है मैग्नोलिएल्स, इससे इसका विकास हुआ है मुख्य रूप से, और ऑर्डर इसका लास्ट में क्या आ गया है? रोजेलीज हो गया है। ये इसके विकास का क्रम है। क्लियर? रोजेलीज के आगे फिर क्या आ जाएगा? लेग्यूमिनेसी आ जाएगा। तो इस तरह से मुख्य रूप से इसका विकास मैग्नोलिएजीज से माना गया है। ठीक है, इसके बाद आता है जो दोनों इसके उपकुल हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और जो पेप्लियोनेसी एक उपकुल है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी और टेम्परेट रीजन में भी। तो पहला जो है वो है माइमोसोइडी और दूसरा क्या है? सिसलपिनोइडी। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाएंगे। और जो तीसरा कुल है वो है पेप्लियोनेसी। ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है एंड साथ ही साथ टेम्परेट रीजन में भी पाया जाता है, यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं इसके वृद्धि लक्षणों में। जो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के हैं? क्लियर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हैबिट की। हैबिट माने होता है नेचर, हम बता सकते हैं प्रकृति हम किस प्रकार की होती हैं। तो पौधे कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर लगभग सारे ही पौधे हैं। इसमें ट्री भी हैं। ठीक है, ट्री भी इसमें पाए जाते हैं, शर्ब भी हैं, हर्ब भी हैं, ट्विनर भी हैं। ठीक है, ट्विनर क्लाइंबर भी हैं। वृक्ष, झाड़ियाँ, शाकीय पादप, ट्विनर यानी लताएं और क्लाइंबर यानी आरोहण करने वाले पादप। क्लियर? इसके अलावा एक वर्षीय एनुअल भी हैं,
एंड पेरेनियल भी हैं, ठीक है, यानी एक वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों ही तरह के इसके अंदर पादप होते हैं। इसके अलावा जीरोफाइट भी हैं, ठीक है, और जलोदविद यानी कि हाइड्रोफाइट भी हैं। जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट दोनों होते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लेग्यूमिनोसी कुल है, इसके पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, और ये जीवाणु वहाँ रहते हुए गांठों का निर्माण करता है, यानी जो गांठ है वहाँ पर वो पाई जाती है, और उन गांठों में N2 फिक्सेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम है जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। ये जीवाणु यहाँ पर पाया जाता है और N2 फिक्सेशन का उसमें क्या करता है, सहयोग करता है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु में N2 फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, या नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण करने में राइजोबियम जीवाणु सक्षम होता है। वो इसलिए सक्षम होता है क्योंकि राइजोबियम जीवाणु में निफ जीन पाया जाता है, क्लियर। जो राइजोबियम का निफ जीन है वो, और जो परपोषी है यानी पादप की जो मूल कोशिका है वहाँ से नोड जीन आता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे है इसमें रूट। तो रूट जो है इसमें टेप रूट भी पाई जाती है, मुख्य तौर पर क्या पाई जाती है, टेप रूट पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं वहाँ पर एडवेंटिटियस रूट भी पाई जाती है, ठीक है, यानी अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं। मुख्य रूप से क्या होती है, मूसला जड़ तंत्र, लेकिन अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है क्योंकि रूपांतरण भी हो जाता है कुछ भागों में, जिससे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे है रूट के बाद स्टेम। अब स्टेम सभी तरह के पादप हैं, सभी तरह के पादप हैं इसके अंदर, तो स्टेम इरेक्ट यानी सीधा भी हो सकता है, ठीक है, ट्विन करता भी हो सकता है यानी लताओं के रूप में भी हो सकता है, इसी तरह से आरोहण करता हुआ भी हो सकता है। तो स्टेम के बारे में हम निर्धारण अगर करना चाहें तो हमें सब तरह का बताना होगा, यानी सिलेंड्रिकल भी होता है, कोणीय भी होता है, ठीक है, एंगुलर टाइप भी होता है, सॉलिड भी होता है, खोखला भी होता है, ट्विन करता हुआ भी होता है, ठीक है, इसी तरह से वुडी भी होता है, काष्ठीय, और जो हर्बेशियस है शाकीय वो भी होता है, क्लियर। तो हम शाखित और अशाखित भी होता है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ इसके अंदर स्टेम में पाई जाती है, क्योंकि इस कुल के पादप भी तो हर तरह के पाए जाते हैं, क्योंकि वृक्ष भी हैं, झाड़ी भी हैं, शाकीय पौधे भी हैं, ट्विनर भी हैं, क्लाइंबर भी हैं, तो हर तरह का पौधा होने की वजह से स्टेम में भी विविधता काफ़ी आ जाती है। इसके बाद आता है पत्ती, लीव्स। पत्तियाँ कैसी होती हैं, इनके अंदर पत्तियाँ जो है अधिकतर अल्टरनेट होती हैं। लीव कैसी होती हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट के बारे में बता चुका हूँ मैं कि तने पर इस तरह से पत्तियाँ जो है वो अल्टरनेट होती हैं। ये पत्तियाँ हैं जैसे, तो एक नोड पर एक पत्ती होती है और उसके आगे यानी दूसरी नोड पर उसके सामने की तरफ एक पत्ती होती है। इस तरह से अल्टरनेट व्यवस्था, एकांतरित क्रम में पत्तियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ पत्तियाँ जो है वो कैसी होंगी, स्टिपुलेट होती हैं। स्टिपुलेट यानी कि अनुपर्णी होती हैं, पत्तियों में स्टिपुल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्टिपुल पाए जाते हैं। अब देखिए इन पादपों में या इस कुल के पादपों में जो ये अनुपर्ण है, ये जो अनुपर्ण है, इसके नीचे भी एक छोटी अनुपर्ण होती है, ठीक है, इसके नीचे भी क्या है, एक स्टिपल पाई जाती है, छोटी अनुपर्ण इनके नीचे भी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर भी होती है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इस तरह से पत्तियाँ जो है वो कैसी हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। जैसे ये एक संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, ठीक है। आप डायग्राम जो आप सामने देख रहे हैं ये संयुक्त पत्ती का है। संयुक्त पत्ती का मतलब ये है कि पत्ती विभाजित होकर के पर्णकों में बदल चुकी हैं और प्रत्येक पर्णक के नीचे इस तरह से क्या पाई जाती हैं, स्टिपल पाई जाती हैं,
तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे हम इसको, स्टीपल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर अवस्थाएं होती हैं। पर्णाधार फूला हुआ होता है। अब सिंपल पत्ती की बात करें, एक पत्ती बना करके देखेंगे हम कि पर्ण आधार पल्विनस क्या होता है, पल्विनस क्या पल्विनेट पत्ती कैसी होती है। तो जैसे ये एक पत्ती है, तो ये वाला जो आधार है वो इस तरह से फूला हुआ होता है, यानी ऐसे आपने देखा भी होगा कई पत्तियों में, पत्तियों का जो आधार है वो इस तरह से फूला हुआ रहता है। तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। पल्प हिंदी में क्या कहेंगे, पल्प होता है। ठीक है, इसीलिए कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें आधार कैसा होगा, फूला हुआ रहता है, और इसे पल्विनेट अवस्था कहते हैं। ये पल्विनेट कहलाता है। अगर पत्ती में आपको बताना हो कि पल्प है या नहीं, तो शब्दावली में जो शब्द है वो क्या लिखेंगे, पल्विनेट लिखेंगे। ठीक है, यानी तल्पयुक्त या पल्पयुक्त। ठीक है, इसके बाद पत्तियां कंपाउंड होती है और कभी कभी सरल होती हैं। कंपाउंड का मतलब पिनेटली कंपाउंड हो सकती है, पामेटली कंपाउंड हो सकती है, और सरल का मतलब आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से भी पत्ती हो सकती है। तो ये होगी पत्ती। आगे चलते हैं। पत्ती के बाद फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। अब फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है इनफ्लोरेसेंस, और वो होता है रेसीम टाइप। ठीक है, या रेसीमोज टाइप, क्या कहेंगे, रेसीमोज, यानी एसिमाक्सी। एसिमाक्सी में जो पुष्प क्रम दंड है उसके शीर्ष पर पुष्प नहीं होता है। ठीक है, नीचे इसकी पार्श्व सतहों पर इस तरह से पुष्प पाए जाते हैं। क्लियर? तो शीर्ष पर पुष्प नहीं है, इसलिए एसिमाक्सी। अगर शीर्ष पर पुष्प होता तो सेसिमाक्सी। पुष्प कैसा होता है? पुष्प इसका लेग्यूमिनेसी कुल में सहपत्र होते हैं, सहपत्रिकाएं होती हैं। तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पंचतई, एक व्यास सम्मित होते हैं पुष्प, त्रिज्या सम्मित भी होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं, एकलिंगी भी होते हैं, और कम या अधिक परिजायांगी होते हैं, यानी पेरिगाइनस पुष्प इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पेरिगाइनस पुष्प पाया जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो ओवरी है वो इस तरह से, ये जैसे ओवरी है एक प्याले में होती है, इस प्रकार से इसका जो भित्ति है एक प्याले में होती है, और यहाँ पर ये लगे हुए होते हैं बाकी के तीनों भाग, यानी इस प्याले की छत पर लगे हुए, ऊपर की ओर लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार की जब ओवरी की पोजीशन होती है तब हम कहते हैं पेरिगाइनस। ठीक है, तो पेरिगाइनस इसके अंदर एक ऐसा लक्षण है जो अलग है, बाकी इसमें दोनों ही पुष्प होते हैं। देखिए ब्रैकेट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी है, पंचतई अवस्था है, 5 या 5 का गुणांक पाया जाता है, 5 ही कैलिक्स, 5 ही कोरोला, फिर 5 का गुणांक यानी 10 या फिर 15, इस तरह से। और पुष्प कैसा है? उभयलिंगी है, एकलिंगी भी होता है। ठीक है, दोनों ही पाए जाते हैं। इसी तरह से त्रिज्या सम्मित भी होता है और एक व्यास सम्मित भी होता है। लेकिन पुष्प लगभग 90% पादपों में कैसा होता है? पेरिगाइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है, क्योंकि बाकी चीज़ें याद रह जाती है, जो थोड़ा सा अलग लक्षण है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो वाइवा में भी पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी याद रहेगा। तो बाकी चीज़ें तो आपको याद हैं ही कि भी ब्रैकेट होता है, ब्रैक्टियोलेट अवस्था है, एक लिंगी द्विलिंगी दोनों है, त्रिज्या सम्मित एक व्यास सम्मित दोनों है, पंचतई है। ठीक है, लेकिन ओवरी में डिफरेंस आ गया। ओवरी क्या है? पेरिगाइनस है। ठीक है, आगे है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स में क्या पोजीशन है? तो 5 या फिर 4 भी होते हैं, कुछ में क्या है? पंचतई या चतुर्थई अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो अधिकतर कैसी होती हैं? पंचतई होती हैं।
तो कैलिक्स में 5 या 4 क्या होंगे, सेपल्स होते हैं। इसके अलावा ये गैमोसेपल्स यानी जुड़े हुए, या फिर पॉलीसेपल्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, पर अधिकतर कैसे होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। इम्ब्रिकेट और कोर्सपर्शी होते हैं। इम्ब्रिकेट तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इम्ब्रिकेट में ये होता है, यानी एक का किनारा दूसरे से ढका हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बाहर है, ये बाहर है। ठीक है। ये अंदर है, ये ट्विस्टेड हो गया, और ये भी क्या हो गया, अंदर हो गया। तो इम्ब्रिकेट अवस्था है। ठीक है। कोर्सपर्शी में एक दूसरे के सामने होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी किनारे एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाल्वेट अवस्था। ये इम्ब्रिकेट है और ये वाल्वेट है। अब इम्ब्रिकेट में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर विषम बाह्य दल कहाँ होगा, ओड जो सेपल है वो कहाँ होगा, एंटीरियर साइड में होता है। ठीक है। एंटीरियर साइड में ओड सेपल होता है। ओड सेपल का मतलब ये है कि बड़ा सेपल इस तरह से जब हम इधर बनाएंगे तो ये तो हो गई पोस्टीरियर साइड है, ये तो क्या है, इसकी पोस्टीरियर साइड है। ठीक है। एंटीरियर साइड ये रह गई। पुष्प चित्र की बात करें तो ये एंटीरियर साइड है, यानी ये तो हो गया पश्च भाग और ये हो गया अग्र भाग। तो जो ओड सेपल है वो कहाँ बनाते हैं, इधर बनाते हैं। क्लियर। इस तरह से जो विषम बाह्य दल है वो कैसा होगा, अग्र भाग पर होगा। एक डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे होगा। देखो, जो ये कट यहाँ पे मैंने लगाया है, ये जनरली कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ठीक है। ऊपर कैसा होता है, ओड सेपल होता है, लेकिन ये हमने यहाँ पर लगाया है, यानी इस तरह से ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। ठीक है। ये फिर अगला हो गया, अगले दोनों, और ये हो गया सबसे बड़ा, ये ओड सेपल है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ओड सेपल की पोजीशन कहाँ है, ये है एंटीरियर साइड में, ये एंटीरियर साइड है। ठीक है। इस यहाँ पर एंटीरियर साइड है, यानी इधर होगा ये ओड सेपल। बाकी कहाँ है, इस तरह से। ठीक है। ओड सेपल कहाँ होता है, एंटीरियर साइड होता है। क्लियर। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भी आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिस तरफ पुष्प का सहपत्र होता है, कहाँ, जिस तरफ पुष्प का सहपत्र होता है, सहपत्र, अब अगर एक पुष्प बनाए हम, ये बनाया जैसे, ठीक है, तो ये सहपत्र है। जिस तरफ पुष्प का सहपत्र होता है वो होती है एंटीरियर साइड, यानी अग्र भाग, और जिस तरफ पुष्प का मात्र अक्ष होता है, यानी ये वाला, तो ये क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड। ठीक है। ये याद रखना है। अगर यहाँ डायग्राम में बताएंगे तो ये मात्र अक्ष हो गया, तो ये पोस्टीरियर साइड हो गई। ठीक है। और ये क्या है, इधर दिखाते हैं हम, सहपत्र होते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं ना, तो ये क्या हो गई, एंटीरियर साइड हो गई। ये आप हमेशा याद रखना, यहाँ से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हैं कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला, कोरोला भी 5, 4 हो सकते हैं। ठीक है। यानी पेटल्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ये संयुक्त होते हैं और कोटछादी भी होते हैं। वैसे तो कैसे होते हैं, ये पॉलीपेटल्स होते हैं। ठीक है। मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली पॉलीपेटल्स ही होते हैं। ठीक है। पर अपवाद क्या है, माइमोसोइडी। माइमोसोइडी कुल में कैसे होते हैं, ये गैमोपेटल्स होते हैं। ठीक है। ये आप थोड़ा सा देखो, अलग हो गया ना। 3 उपकुल है, माइमोसोइडी, सिसलपिनोइडी और पेपिलियोनेसी। तो मोस्टली कैसे हैं, पॉलीपेटल्स होते हैं, परंतु माइमोसोइडी में ये कैसे होते हैं,
संयुक्त भी होते हैं, कभी कभी संयुक्त भी होते हैं। माइमोसोइडी के कुछ पादपों में ये संयुक्त भी होते हैं और बाकी ये कोरछादी होते हैं, इम्ब्रिकेट, ठीक है, और वाल्वेट, यानी कोरछादी और कोरस्पर्शी हो सकते हैं, जो अभी मैं आपको सेपल में बता के आया हूँ, ठीक वैसे ही। अगला है कोरोला के बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 5, 10 या फिर इन्फिनिट यानी कि असंख्य पुंकेसर भी पाए जा सकते हैं। स्टेमन जो है वो या तो 5 होते हैं या फिर 10 होते हैं या फिर असंख्य होते हैं, और स्वतंत्र भी होते हैं और द्विसंगी भी या एक संगी भी पाए जाते हैं। देखिए, एक संगी द्विसंगी का मतलब यही है कि जब मिलकर एक ही संग मोनोएडल्फस हो जाए। डाईएडल्फस में जैसे मटर का होता है तो 9 तो एक साथ संयुक्त होते हैं और एक अलग होता है। मटर में अगर हम दिखाएंगे इस तरह से, जैसे पुष्प है तो ये तो 9 होते हैं साथ में, ठीक है, इस तरह से ये तो 9 साथ में होगा और ये एक अलग हो गया। तो यहाँ पर हम देखें इस तरह से कौन सी अवस्था आ जाती है, डाईएडल्फस अवस्था, यानी कि एक संगी द्विसंगी भी होते हैं तो द्विसंगी आपके सामने है। एक संगी में एक ही संग हो जाएगा, यानी ये अलग नहीं रहता है, ये सबके साथ संयुक्त हो जाएगा। इस तरह से एक संग भी होते हैं। स्वतंत्र का मतलब अलग अलग भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि संग बने ही एडल्फस अवस्था आए, ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी, अंतर्मुखी, और ये देखिए परागकोश जो है इसका कैसा होता है, द्विकोष्ठी होता है। अंतर्मुखी का मतलब है अंदर की ओर, यानी गायनोशियम की ओर खुलने वाली, यानी स्फुटन सतह कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर नहीं होती है, ठीक है। आगे है गायनोशियम। गायनोशियम में देखें हम क्या क्या है। गायनोशियम तो कार्पल कितने होते हैं इसमें, या हम ये कह सकते हैं मोनोकार्पिलेरी अवस्था पाई जाती है। एक अंडपी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। एक अंडपी अवस्था के साथ साथ एक कोष्ठी है और सीमांत बीजांड विन्यास भी पाया जाता है। एक अंडपी है, मोनोलोक्यूलर, एक ही कोष्ठीय है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसको 3M से आप याद रख सकते हैं, गायनोशियम को 3M से याद रख सकते हैं। मोनोकार्पिलेरी है, एक अंडपी है, मोनोलोक्यूलर एक कोष्ठकी है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, यानी सीमांतीय बीजांड विन्यास होता है। तो इसको 3M से आप याद रख सकते हैं। गायनोशियम लेग्यूमिनोसी में इस तरह की होती हैं, ठीक है। अब मोर और लेस पेरीगाइनस होता है, मोर और लेस पेरीगाइनस। इसका मतलब ये है कि कम या ज़्यादा हो सकता है पेरीगाइनस, यानी थोड़ा सा जो अक्ष है, जो ओवरी की भित्ति है, वो थोड़ी उभरी हुई ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी नीचे भी हो सकती है, यानी कि जो कप बनता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मोर और लेस पेरीगाइनस हो गया, तो यहाँ पर ये चौथा M भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला जो है वो है, इसमें स्टाइल एक होती है और जो शीर्षस्थ होती है स्टाइल लंबी और अप्रत्यक्ष स्टिग्मा में समाप्त होती है। स्टाइल कैसी होती है इसकी, लंबी स्टाइल जो है वो कैसी होती हैं, एक होती हैं और लंबी होती हैं। स्टाइल कितनी है, एक, और कैसी हैं, लॉन्ग स्टाइल होती है, लॉन्ग स्टाइल, क्लियर, लंबी स्टाइल होती है। आगे चलते हैं हम इसके फ्रूट के बारे में। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि फल इनमें कैसा होता है, लेग्यूम पादप, लेग्यूम फ्रूट होता है। फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम होता है, ठीक है, लेग्यूम भी होता है और कभी कभी कैसा होता है, लोमेंटम होता है, ठीक है। जैसे लेग्यूम तो होता है मटर में, लोमेंटम कहाँ होता है, मूंगफली में होता है लोमेंटम, ठीक है। इस तरह से पुष्प चित्र की अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, पुष्प सूत्र क्या बनेगा। पुष्प सूत्र अगर हम पूरी फैमिली के लिए बनाना चाहें
तो देखिए ब्रैकेट भी होते हैं, BRL2 ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी होती है।